ये मेरा एनसीईआरटी के हिसाब से आखिरी टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट मैंने अभी छोड़ रखा है, जो फर्स्ट टॉपिक है वहां पर। तो न्यूक्लिक एसिड्स को नाम न्यूक्लिक एसिड क्यों दिया गया? क्योंकि पहले जब इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुई या जो भी इस पे काम शुरू हुआ, दे वर फाउंड इन न्यूक्लियस और दे वर सपोज टू बी इन न्यूक्लियस। ये माना जाता था कि ये हेरिडिटरी मटेरियल है और ये न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही मिलते होंगे, इसीलिए नाम दे दिया गया न्यूक्लिक एसिड। और ये सिर्फ दो ही हैं मेरे सिलेबस में। वन इज, अदरवाइज कोई तीसरा हो तो मुझे पता नहीं, वैसे है नहीं, बट स्टिल लेटेस्ट डेवलपमेंट में मुझे पता नहीं, डीएनए और आरएनए। तो न्यूक्लिक earlier supposed to be into the nucleus, that's why name given nucleic acid, otherwise इसमें कोई और लॉजिक नहीं था ये न्यूक्लिक वर्ड देने का। बाद में तो पता चल ही जाता है, अभी चलेगा कि आरएनए तो साइटोप्लाज्म में मिलता है, राइट? सो इसीलिए, बट पहले से जब नाम चला आ रहा था तो उस नाम को हमने पकड़ लिया। अब इसकी शुरू हो जाती है केमिस्ट्री, ठीक है? ये यहाँ पे बायो वालों को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके बायो टीचर्स को यहाँ पे दिक्कत आती है, अक्सर वो केमिस्ट्री टीचर्स से हेल्प लेते हैं, मजबूरी है। यहाँ टिपिकल केमिस्ट्री घुसेगी, बहुत ध्यान से सभी लोग। न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं? जैसे हमने प्रोटीन को शुरू से पढ़ा, वैसे हम न्यूक्लिक एसिड को बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। प्रोटीन्स क्या थे? पॉली। प्रोटीन्स में बॉन्ड कौन सा था? पेप्टाइड बॉन्ड, अमाइड, ठीक है? और यहां पर अभी बॉन्ड के बारे में नो कमेंट्स, अभी सिर्फ इतना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते होंगे, एक उसमें से डीएनए होता होगा, एक उसमें से आरएनए। फेयर। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, पहले तो मुझे वो पता हो। तो न्यूक्लियोटाइड को ढूंढने चलते हैं हम। तीन चीजों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है, और हर बार का पॉपुलर फेमस क्वेश्चन हमारे पास ये है। इवन ये क्वेश्चन हर बार का जो है, हम कह देते हैं, आप विश्वास नहीं करते, हर क्वेश्चन के लिए हर बार का बोल देती हूँ। तो मैंने तो अपनी बेटी को भी जब बोर्ड देने जा रही थी, बाहर खड़े होके उसे कहा था, देख न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड जरूर आएगा, ध्यान से करियो। आया? गलत किया। 99 नंबर आए केमिस्ट्री में, मेरा रिकॉर्ड खराब किया कि मेरे अपनी के 100 में से 100 नहीं। न्यूक्लियोटाइड, अरे मैं कर लूंगी ना, बस मेरे को आता है, बायोमोलिक्यूल में तो क्या ही है। तो क्या ही है, तो एक नंबर कटा के आई है, वो भी इसी में कटा के आई है। तो मैं हर बार बच्चों को बताती हूँ, मेरे अपनी वाली ने तो नहीं माना, आप लोग मान लेना, बड़ा पछतावा होगा। 99 तो आ गए, 100 नहीं आए उसके अंदर, जबकि आप 100 लायक हैं। सो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कैसे बनता है? तीन चीजें जुड़ के बनता है। पहली चीज उसके अंदर आती है एक बेस, कहीं से उठा के लाएंगे अभी हम बेस, नाइट्रोजन के बने हुए बेस, एक शुगर, और ये एक फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। अगर ये तीन चीजें, अभी तो ऐसे ही जोड़ रहे हैं स्पेलिंग में, शुगर कौन सी, कितने कार्बन, कौन से कार्बन पे क्या जुड़ा है, बाद में। आपसे अगर सिर्फ न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन पूछी जाए तो शुरुआत तो ऐसे ही करो अभी, कि एक शुगर है बीच में, उसके ऊपर बेस लगा हुआ है और उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप लगा है। अगर ये तीनों चीजें मिल जाएं एक साथ तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अगर साथ में मिल जाएं तो क्या बन जाएगा? पॉली न्यूक्लियोटाइड, ईदर डीएनए और आरएनए। तो अब जरा थोड़ा सा ओपन करते हैं इसको, कि कैसे भाई मिलते कैसे होंगे, जुड़ते कैसे होंगे। ये फिर से शुगर, शुगर के ऊपर मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी के डायग्राम को कॉपी किया, सिर्फ कलर अलग है। शुगर के ऊपर एक बेस लगा दिया मैंने, और उसके बाद मैंने फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप लगाया, राइट? यहां से एक एच गया होगा, सर्टेनली यहां से एक एच गया होगा, फॉस्फेट आप जानते हैं। फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप जो है, यहां भी एक एच रहा होगा पक्का, यहां भी एक एच रहा होगा, वो हट गए क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बनाना था सामने वाले से, किससे पता नहीं, अभी तो शुगर की स्पेलिंग है मेरे पास, वो हम अगली स्लाइड्स पे देखेंगे किससे। तो ये टर्म को मैं एक न्यूक्लियोटाइड कह सकती हूं बच्चों। यहां पर एच रहा होगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड सामने आया, इन दोनों के बीच बॉन्ड बना जो येलो लाइन से, ये जो मेरा बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को अभी हम जस्टिफाई करेंगे अगली स्लाइड पर। तो पहले एक बार पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाए हम करने क्या वाले हैं। एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड यहां पर जोड़ा तो बीच में कौन आया? फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। उसके दोनों साइड क्या आएगा? शुगर। शुगर पर क्या होंगे? बेसिस, जिनका कोई मतलब नहीं चेन से, उनका चेन बैक मतलब नहीं, सिर्फ ऊपर फ्लैग की तरह चलते जा रहे हैं, राइट? दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस। दीज थ्री थिंग्स फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड। तो ये सिर्फ मैंने आपको भी न्यूक्लियोटाइड क्या होता है उसकी पिक्चर, लेकिन आपको क्वेश्चन जब आता है, आपको कैसे क्लैरिटी चाहिए वो देखिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसमें तीन चीजें, इसके अंदर शुगर, दूसरा इसके अंदर बेस,
तीसरा है इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। शुगर की शर्त है पेंटोज, 5 कार्बन की, ठीक है, 5 कार्बन की शुगर है इसके अंदर, पेंटोज शुगर। 5 कार्बन की शुगर का क्या मतलब है, फ्रक्टोज है कि ग्लूकोज है, अभी उसमें बिल्कुल नहीं जा रहे ना, आप अभी जा सकते, थोड़ी देर बाद आपको सब ऐसा लगेगा कि यस वी अंडरस्टूड। स्टार्ट में थोड़ी दिक्कत होती है। इसके अंदर जो शुगर है वो है राइबोज। बायो वाले जरा थोड़ा सा पेशेंस रखें प्लीज। राइबोज, राइबोज में कितने कार्बन बोले मैंने ऊपर, 5। 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ओवरऑल नहीं कह रही मैं, 1 ऑक्सीजन। 5 कार्बन गिनिएगा मेरे साथ, 1 2 3 4 5। लेकिन एक हेट्रोसाइक्लिक शुगर है जिसमें 4 तो कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, जिन्होंने मिलके पेंटोज शुगर का, जिसको मैंने नाम दिया पेंटोज का मतलब 5 कोने नहीं है बच्चों, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन है। 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन की ऐसी शुगर को कहते हैं राइबोज। इस तरह की एक शुगर राइबोज जिसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसमें ऑक्सीजन, यहां आप इस स्ट्रक्चर को इतना भी घुमा के नहीं बना सकते, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हर्ट कर दोगे। आप इसका यूं नहीं बना सकते, सब गड़बड़ हो जाएगी, कुछ नहीं कर सकते। यही मेरे को शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स में आपको पढ़ाना है, ये सब आएगा वहां पे। दिस इज माय राइबोज शुगर स्ट्रक्चर। कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे है तो वो राइबोज नहीं है, वो कोई और है। 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन के इस तरह के बहुत सारे शुगर्स पॉसिबल हैं। वो DNA खत्म है, वो गड़बड़ है। OH ऊपर ही, नंबर 2 पे OH नीचे, नंबर 3 पे OH नीचे, नंबर 4 पे फ्लैग की तरह, इसको फ्लैग पोल कह देते हैं, फ्लैग की तरह ये इस तरह से लगा होगा 5वां कार्बन। इसकी कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए मैंने कोई अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन नहीं बनाया, क्योंकि ये कायरल ही नहीं है, 2 H लगे हुए। सो काम की बात यहाँ ये कि आपको ये छपा हुआ होना चाहिए, कोई नहीं पूछेगा आपसे कैसे क्यों, आपका सिलेबस ही नहीं। आपको राइबोज शुगर पता होनी चाहिए क्या है, ये डायग्राम आपके पास छपा हुआ होना चाहिए। तो चलिए, ये तो हुई राइबोज शुगर। अब मैंने यहाँ पे डी क्यों दिया है, जब हम शुगर्स पढ़ेंगे आपको बताया मैंने, अमीनो एसिड भी L सीरीज D सीरीज आएगा, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। नेगेटिव लीवो रोटेटरी पढ़ चुके हैं हम, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है यहाँ पे, लीवो रोटेटरी। बीटा क्या है, नंबर 1 के कार्बन पर OH का ऊपर होना इज बीटा, OH अगर नीचे हो गया तो वो अल्फा। वो राइबोज कुछ और ही कहानी गढ़ेगा, ये कुछ और ही। तो बीटा राइबोज का मतलब OH हैज टू बी एट दिस प्लेस ओनली, ये राइबोज है। तो शुगर कुल मिला के कितनी, मैंने तो पिछली स्लाइड पे सिर्फ एक स्पेलिंग लिख दी, शुगर। शुगर उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप और एक तरफ एक फ्लैग की तरह बेस। शुगर सिर्फ 2 तरह की होती हैं। ये कौन सी शुगर है बच्चों, कैन यू नेम इट नाउ, राइबोज। राइबोज, आर फॉर, इसीलिए आरएनए का नाम आर पड़ा, आर से शुरू हुआ क्योंकि उसके अंदर राइबोज शुगर होती है, ठीक है। कोई आरएनए की फुल फॉर्म मेरे से पूछे अब तो मैं क्या दूंगी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। व्हाट डू वी मीन बाय राइबोज, जो इसके अंदर शुगर है वो राइबोज है, इसीलिए ये न्यूक्लिक एसिड को नाम दिया गया आरएनए। अब जरा ये वाला दूसरा शुगर देखिए, राइबोज और इस शुगर फर्क क्या है, आइडेंटिफाई मैंने पिंक कलर से, मैंने पिंक कलर से बता रखा है, सेकंड पोजीशन पे जो O था वो हट गया, डी ऑक्सी, ऑक्सीजन का रिमूवल। सेकंड पोजीशन के OH पे आप देखो, इधर देखो तो O गया, डी ऑक्सी। इसीलिए इस शुगर को मैं क्या बोलूंगी, डी ऑक्सी राइबोज। डी ऑक्सी मतलब DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड 2 हुए, वन इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, अदर इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जिसके अंदर वो वाली शुगर है वो DNA बन रहा है, जिसके अंदर ये वाली शुगर है वो RNA बन रहा है। तो एक बार देखिए, वो भी बीटा है, लेकिन क्योंकि कहां से ऑक्सीजन निकला मेरे को बताना पड़ेगा, OH इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो इस वजह से मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 2 डीऑक्सी राइबोज। कैपिटल डी तो आएगा, नेगेटिव मतलब लीवो रोटेटरी। ये पूरा नाम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपसे एक्सपेक्टेड है। एक एक साइन का मतलब पूरा एक नाम देके पूछ लेते हैं, सिग्निफाई एवरी सिंबल,
एक नंबर में आपको बीटा की सिग्निफिकेंस देना होगा, 2 डीऑक्सी का देना होगा, कैपिटल डी का देना होगा, नेगेटिव साइन का देना होगा, हर एक का 1 बाय 1 सिग्निफिकेंस बताना होगा। मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, तो आ गया सबके पास समझ में कि अब आपको याद करना है, ये छापना है आपको। ओके, दूसरी चीज नाइट्रोजनस बेसिस, वो जो बेस मैंने बना रखे थे पहली स्लाइड पे कि हर शुगर के एक लगेगा बेस और एक लगेगा फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। ये बेसिस भी दो कैटेगरी के हैं, ठीक है। सो आपके पास प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन दो हैं, पिरिमिडिन तीन है, यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन। इनको हम इन अल्फाबेट से रेफर करेंगे, अब AGUTC। लेकिन अगर एनसीईआरटी जिन लोगों के पास है, खोलिए जरा नाइट्रोजनस बेसिस वाला पेज, उन्होंने पूरे एक पेज पे प्यूरिन और पिरिमिडिन पांचों स्ट्रक्चर दे रखे, मिलते जुलते हैं। तो अगर आपके पास ट्रिक हो तो आप याद कर सकते हो कि अच्छा इसमें इतना सा फर्क देखना है। हर एक का कोई एक चीज ढूंढ लीजिए जिससे आपको याद हो। बोर्ड में नहीं पूछते, इस साल पूछ लें पता नहीं, मैं फिर एग्जांपल देती फिरूंगी। लेकिन जेई में मेरे ही साथ हुआ है, प्यूरिन पिरिमिडिन मैंने ही मना किया और उसी बार जेई में आ गया, तो मैं ये बताती जरूर हूं। अगर आप देखें तो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल पांचों के पांचों दे रखे हैं। अब आप लोग कैसे याद करेंगे ये आपका जिम्मा है। मैडम एनसीईआरटी लानी शुरू कर दो, जेई में नंबर एनसीईआरटी से रिलेटेड ज्यादा है, ठीक है। ये पांचों स्ट्रक्चर्स आपको कैसे रटने हैं, कब रटने हैं, ये आपका काम होगा, लेकिन ये आपको आने चाहिए सो दैट आप पकड़ सको। चलिए अब समझने वाली चीज पे आते हैं। आपको दिखा दिया 5 स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने दिए, आपको करने होंगे, राइट। प्यूरिन्स कितने, 2, देख लो जरा। अब आप यही एजी, यही सब चलना है, AGCTU यही चलना है थोड़ी देर, डीएनए आरएनए देख लीजिए क्या है। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। प्यूरिन्स कौन से, पिरिमिडिन्स कौन से, दबा के क्वेश्चन मिलते हैं जेई में। और ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो 5 से 10 सेकंड के हैं, और नीट वालों को तो बायो ही लग रही होगी, राइट। तो ये आपके लिए स्कोरिंग मार्क्स वाला एरिया है, जहां पर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना, कोई मैकेनिज्म नहीं लगाना, कोई कन्वर्जन नहीं करना। ढूंढ के बायो का क्वेश्चन पहले ढूंढते हैं जेई वाले बच्चे, बायो मॉलिक्यूल का फटाफट कर लेते हैं, राइट। अब तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं है, वरना दूसरा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ढूंढा करते थे, इसके तो फटाफट हो जाएंगे। चलिए तीसरी चीज क्या होती है बच्चों न्यूक्लियोटाइड में, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। अब अकेला लिख दिया मैंने HPO4 नेगेटिव, ताकि आपको ध्यान रहे मैं क्या लिखूं, 2 नेगेटिव होना चाहिए, नॉट 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। अब इसके बाद ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में बात कर रही थी कि जो मेरी अपनी बेटी ने भी 1 नंबर का गलत किया। दिस वाज द क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, राइट। अब डिफरेंशिएट करने में मतलब ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन वो गलत करके आई थी। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड एक ही मान लिया, कोई खास फर्क तो है नहीं ना, बायो है, एक स्पेलिंग का ही तो फर्क है। सो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, देखेंगे किन दो चीजों से बना है। गर्वित, कौन सी दो चीजों ने मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाया, अब थोड़ा ध्यान से और मुझे बताओ। न्यूक्लियोसाइड मींस व्हाट, टू थिंग्स कमिंग टुगेदर आउट ऑफ दोज थ्री। इस तरह क्या बोलूं, जल्दी बोलो। राइबोज, शुगर और, बताओ। इतना परोस के दे दिया थाली में खाना, फिर भी खाया नहीं जा रहा है हमसे। राइबोज के साथ कुछ और चीज भी लगी हुई है, BASC करके, बेस। दो चीजें, जो 3 चीजें हैं, राइबोस, बेस और फॉस्फोरिक एसिड। सो एवरीवन, राइबोस शुगर या डीऑक्सी राइबोस शुगर, कोई भी, अब तो कुछ भी एक मान लो, शुगर प्लस बेस फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। देन दिस टू दिस न्यू, और एनसीईआरटी में देखिए कैसे दे रखा होगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप मेक्स न्यूक्लियोटाइड। तो दिस इज न्यूक्लियोसाइड एंड दिस इज न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अब यहां पे मैंने स्पेलिंग नहीं लिखी राइबोज, मैंने यहां पे स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि मेरे को अब ये बताना मजबूरी है बेस लगा हुआ कहां होता है। कार्बन नंबर 1 पे, हर शुगर के कार्बन नंबर 1 पे ही बेस होगा। कौन कौन से बेस हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। हर शुगर के नंबर 1 कार्बन पर बेस है तभी वो न्यूक्लियोसाइड है, वरना वो वेस्ट है। अगर यहीं पर बेस है तभी तो। ओरिजिनली राइबोस शुगर में फलक यहाँ क्या था, OH, तो OH की जगह कौन आया, बेस, राइट। अब इसके बाद आते हैं न्यूक्लियोटाइड पे। न्यूक्लियोटाइड पे आए तो मेरे को तीसरी चीज देखनी है, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप किधर लगा हुआ है।
वो जो 5वें कार्बन पे CH2OH लिखा था ना, और मैंने कहा था यहां H होगा, वो H है, वही H जो है इसके साथ मिला। ये बॉन्डिंग अगली स्लाइड्स पे आ रही है, तो अभी मैं जो भी करूं वो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए अगली स्लाइड पे बचा ही बॉन्डिंग है मेनली। तो फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप कौन से कार्बन पे? 5वें कार्बन पे, वो फ्लैग पोल वाले कार्बन पे। और बेस कौन से कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन पे। बाकी पे जो लगा हुआ था एज इट इज इंटैक्ट, हम कुछ नहीं टच करेंगे उसको। ये आपका है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंस पे इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, बोर्ड में ये बहुत रिपीट होता है, क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज बोर्ड्स में और सॉल्यूशन चैप्टर की वेटेज बराबर है। जितना सॉल्यूशंस चैप्टर को नंबर दिए गए उतने ही बायोमोलिक्यूल्स को नंबर दिए, और सिलेबस काट 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 के छोड़ा कुछ नहीं। कि आप सोचिए ऐसे लिपिड्स हटा दिए, ग्लैंड्स हटा दिए, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब कुछ हटा दिया, तो बचता क्या है हमारे लिए पूछने को? लिंकेज खाली एक एक नंबर की, शायद 8 नंबर की कवरेज है इसकी। तो मेरे को यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का डिफरेंस पूछने में एक फायदा होता है कि मेरे को ये मिल जाता है। मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर याद नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि स्कोरिंग पार्ट है, बट अगर याद नहीं, उस वक्त कंफ्यूज हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, टाइम नहीं बचा आपके पास, पेपर खत्म होने का टाइम हो गया है, बहुत बच्चों के साथ स्लो स्पीड में ये होती है प्रॉब्लम, ऐसे दे दो भाई, लेकिन मैसेज कन्वे करके आओ कि मेरे को न्यूक्लियोटाइड आता है। पेंटोज शुगर के C1 पे लगा है बेस, पेंटोज शुगर के C5 पे लगा है PO4 नेगेटिव। मैंने ऐसे काम बहुत कर रखे हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, मेरे को नंबर हमेशा मिले, बट वो मेरा रिस्क है, कटे भी होंगे। तो मैं नहीं कह रही कि आप ऐसे काम करिए, क्योंकि मेरे को भी रटने में थोड़ी दिक्कत आती थी, बट इन केस आपसे छोड़ने से तो ये बेटर है कि आप इंफॉर्मेशन तो दीजिए सामने वाले को कि आई नो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड मींस तीनों, और न्यूक्लियोसाइड मींस ओनली 2 थिंग्स, दैट इज शुगर विद नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप मेक्स न्यूक्लियोटाइड। इसमें कोई और डिफरेंस नहीं है, इकलौता डिफरेंस है बस इसका स्ट्रक्चर। क्लियर? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ये आपको रटना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं इसके आगे, आखिर दो न्यूक्लियोटाइड मिलते कैसे हैं, बॉन्ड कैसे बनाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ये पूरा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जब आप पीडीएफ से देखेंगे, नोट करेंगे, तो समझ के नोट करना, ये थोड़ा सा स्ट्रेच आपको बोर्ड्स में देना पड़ सकता है, या इस पे पूरा का पूरा जेई नीट में प्रॉपर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, बहुत अच्छा। क्योंकि यहां तक आते आते बच्चों को लगता है बहुत पढ़ लिया न्यूक्लिक एसिड, बस इससे आगे नहीं, क्वेश्चन यहीं से। अब ध्यान दीजिए, ये मैंने रिगार्डलेस ऑफ राइबोज डीऑक्सी राइबोज चल रहे हैं, क्योंकि डीएनए आरएनए में सब कुछ सेम है, एक आधी चीज छोड़ के वो आ रहे हैं बाद में, इतने तक का लगभग सब कुछ सेम है। तो मैंने इस कार्बन पे ध्यान ही नहीं देने देना आपको कि अब यहाँ पे OH था कि H था, वो डीऑक्सी था कि राइबोज था, उस पे जाना ही नहीं। कार्बन नंबर 1 पे बेस है, अपना अलग अकेला है, इसके तो कोई छेड़ना ही नहीं है आपने। कार्बन नंबर 3 participate in bonding with another nucleotide to form polynucleotide chain। कार्बन नंबर 5 पहले ही बिजी है, वो अपना फॉस्फोरिक एसिड के साथ गया, इधर कार्बन नंबर 1 बेस के साथ गया, कौन आता है? कार्बन नंबर 3। अब देखिए कार्बन नंबर 3 पे क्या लगा हुआ था, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में मैं जाऊं, क्योंकि मैंने आपको नोट तो करने दिया नहीं है, तो आपके पास तो है नहीं, मैं बता दूं ओरिजिनल स्ट्रक्चर में मैंने कार्बन नंबर 3 पे क्या लगा के दिया था, चेक, मेरे लिए बहुत जरूरी है ये। कार्बन नंबर 3 पे हमेशा OH है, चाहे राइबोज हो चाहे डीऑक्सी राइबोज हो, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, कार्बन नंबर 3 पर हमेशा क्या है बच्चों? OH। यहां क्या लगा हुआ था 2 मिनट के लिए? OH। यहां आया फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, OH। ये रेड वाले तीनों मिला दूं तो क्या बनता है? रेड वाले तीनों मिला दूं, वाटर। एक तरफ क्या था? एल्कोहल। एक तरफ, ये याद करा रही हूं मैं आपको वरना याद नहीं होगा, एक तरफ क्या था? एल्कोहल, एक तरफ क्या था? एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड था तो एसिड, एसिड और एल्कोहल को मिलके क्या बनता है? एस्टर। लेकिन क्योंकि इसमें फास्फोरस था इसलिए फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इसका नाम दिया। प्रोटीन्स की लिंकेज क्या थी? पेप्टाइड। और न्यूक्लिक एसिड्स की लिंकेज क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन पेप्टाइड लिंकेज एंड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इसके और इसके बीच में बनती है, विच फॉर्म दिस,
डाइपेप्टाइड लिंकेज इसके और इसके बीच में बनती है, विच फॉर्म डाइपेप्टाइड, दिस सेज एवरीथिंग। जो इसके और इसके बीच में आ गया स्ट्रक्चर, और कोई डिफरेंस आपके पास है भी नहीं, लाओगे क्या? ये तो बहुत बचकाना रहेगा, ये लिंकेज लिखना तो पड़ता ही है पहली लाइन, ये लिंकेज न्यूक्लिक एसिड्स में मिलती है, ये लिंकेज प्रोटीन में मिलती है, बट इसके नंबर नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये लिखोगे। नंबर किस बात के होंगे? लिंकेज दिखाने के, बताने के ढंग से। तो अब आप सोचिए तीसरे नंबर का OH और नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के 5वें नंबर का फॉस्फोरिक एसिड ने मिलकर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज दिया। यानी एक न्यूक्लियोटाइड का C3 और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का C5 ये इन्वॉल्व है। ये शॉर्टकट खुद जनरेट करने पड़ेंगे तुम लोगों को, वो मेरे जनरेट किए हुए याद नहीं रहेंगे, दिखाऊंगी मेरे भी वैसे तो। ये है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब सोचो इसका मतलब ये, क्योंकि पहला न्यूक्लियोटाइड था इसलिए मैंने फ्री रख रखा था, इससे तो शुरू हुआ, इसके बाद अगला हुआ तो उसने अपना फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाने के चक्कर में अपना फॉस्फोरिक एसिड लगा दिया, यानी 5वां कार्बन सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड का मैंने फ्री किया। इसको कहते हैं 5 प्राइम। यानी जैसे न्यूक्लियोटाइड बनना शुरू हुआ होगा, सॉरी न्यूक्लिक एसिड बनना शुरू हुआ होगा, पहला न्यूक्लियोटाइड शायद अपना 5th कार्बन फ्री किए हुए, उसके बाद अगले के 5 को तो इसने यूज कर लेना है 3 के साथ। तो अब सीधा सीक्वेंस आपके एनसीईआरटी में भी यही दे रखा होगा, इसी तरह से दिया 5 3 5 3 5 3, एंड में कौन आएगा? 3। तो एक स्ट्रैंड शुरू होता है 5 प्राइम से, खत्म होता है 3 प्राइम पर। इट्स अ कंपल्शन। एक 5 कार्बन से फ्री होना शुरू हुआ तो लास्ट वाला हमेशा कौन सा कार्बन फ्री होगा? 3। तो ये दो एंड्स होंगे, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। देखिए, और उसको शॉर्ट में मैंने वहां लिखा हुआ है कि इस तरह के न्यूक्लियोटाइड N है, एनॉमरस। कितने हैं पता नहीं, कितने भी हो सकते हैं, इधर भी एक न्यूक्लियोटाइड है, उधर भी, दोबारा लिखा नहीं मैंने उसको। फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप के इस साइड शुगर है, इस साइड शुगर है, एंड इट गोज ऑन। ये है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। नाम याद हो जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर। कोशिश की है मैंने उस तरह से ही बताऊं कि आपको छोटे छोटे टुकड़ों में याद करने में आसानी हो। तो ये आपका फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हुआ। अब मूविंग टुवर्ड्स लास्ट, मैंने न्यूक्लियोटाइड बना लिया। तो मैं इससे पहले जितना मैंने पढ़ाया, 2-4 लोगों से थोड़ा पूछना चाहूंगी उनको याद भी है कि नहीं। ठीक है, मुझे बताइए न्यूक्लियोटाइड में बेस कौन से कार्बन पे लगा होता है? नवनीत, न्यूक्लियोटाइड में बेस कौन से कार्बन पे लगा होता है? शुगर के 1st कार्बन पे। फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप 5th कार्बन पे। एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जो लिंकेज बनता है धृति, उसमें कौन से 2 कार्बन इन्वॉल्व होते हैं? ऊपर वाले का कौन सा और नीचे वाले का कौन सा? ऊपर वाले का कौन सा कार्बन और नीचे वाले का कौन सा कार्बन आपस में इन्वॉल्व होते हैं टू फॉर्म फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज? आरजा, वेदर, मैं तो बस, वैसे तुम ये भी बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर है जो पढ़ाया ना उसी को घोटो। अब मैंने क्या पढ़ा है? तीसरा और 5वां। आपने भी ठीक किया कि आपने 3 प्राइम को ऊपर रख दिया, बट फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होने चाहिए कि नीचे कौन सा फ्री छोड़ोगी। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, शुरू एक चीज से करिए, रिवर्स ना करो। कर सको हैंडल तो कोई इशू नहीं है। तो ऊपर वाले का अगर तीसरा, आपका आंसर सही था, नंबर पूरे मिलेंगे। ऊपर वाले का अगर तीसरा कार्बन इन्वॉल्व था तो नीचे वाले का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व था? 5th कार्बन। फलक, नाइट्रोजनस बेसिस कितने? हम तो सुनाई नहीं दिया, आप लोगों ने 5 बोला। 2 कैटेगरीज का नाम सिर्फ, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। इन शब्दों की आदत डालनी पड़ेगी आपको, मैं लिखवा नहीं रही तो कहीं ऐसा ना हो निकल जाए। पिरिमिडीन कितने होते हैं अनुबल? और प्यूरिन कितने होते हैं? 2 और 3। ऊपर क्या है? प्यूरिन 2 की पिरिमिडीन 2, पिरिडीन 3 और प्यूरिन 2। मैंने अपने 10th क्लास के बोर्ड में माइटोसिस मियोसिस के डिफरेंस को बिल्कुल बड़ा अच्छा लिखा, बस ऊपर पलट दिया। माइटोसिस मियोसिस, लाइन खींच के सारे डिफरेंस बहुत अच्छे। ऊपर जहां पर माइटोसिस लिखना था वहां हम क्या लिखा है? मियोसिस। तो भाई ये ऊपर नीचे भी ध्यान रखना, ये मेरा अपना दुख है, वैसे तुमने सही बोला। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन का काउंट भी आ गया।
बायो वालों से मैं इसमें कुछ नहीं पूछ सकती, इसीलिए जस्ट शट योर माउथ। जब मैं आपसे पूछूं मुझे बताइए, बिकॉज हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हमें कम आता है, हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो, बाकियों को परेशानी होती है उससे, मुझे याद कराने दीजिए। अगर शुगर मेरे पास राइबोज है तो इट इज आरएनए, अगर शुगर मेरे पास डीऑक्सीराइबोज है इट इज डीएनए। एक और डिफरेंस आरएनए, यानी अब मैं शुरू हो रही हूं आरएनए डीएनए में, फिर डिफरेंस क्या है अगर सारी सिमिलैरिटीज हैं तो। एक तो डिफरेंस है शुगर का, फॉस्फोरिक एसिड का कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा डिफरेंस है बेसिस का। अगर डीएनए बनने की तैयारी है सेल में तो उसमें 4 ही बेसिस इन्वॉल्व होंगे, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। और अगर आरएनए बनने की तैयारी है तो थायमिन की जगह कौन ले लेता है? यूरेसिल। अगर थायमिन नहीं है, आपको एक चेन दे दी पूरी, और वो एग्जांपल्स दिखाएंगे जेई में कैसे पूछे जाते हैं, नीट में तो खैर बायो में ज्यादा पूछे जाएंगे, तो वहां पर आपको चेन को देख के पहचानना पड़ेगा डीएनए का स्ट्रैंड दिया कि आरएनए का। आप एक ही चीज ढूंढोगे, यू है कि नहीं, पक्का यू है तो वो किसका है? आरएनए का। और सारे में यू नहीं है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, या आप ये देख सकते हो टी नहीं है अगर, ठीक है, जरूरी नहीं आपको यू दें, लेकिन आपको टी और यू का ध्यान रखना है, मैं आपको एग्जांपल दूंगी बेटर बता पाऊंगी। तो डीएनए आरएनए के कोई मेरे से स्ट्रक्चरल डिफरेंस पूछे, बोर्ड का क्वेश्चन है, हमसे डीएनए आरएनए के डिफरेंस पूछे जाते हैं, हम पन्ना भर के आते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं ढंग से पढ़ते, सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफरेंस मांगे हैं। बच्चे सब बता देंगे यहां मिलता है, इसका ये रोल होता है, इसका ये रोल होता है, इसके इतने टाइप्स होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन ये नहीं सोचा पूछा क्या है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस ओनली। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की तरफ मैं मूव कर रही हूं। एक के स्ट्रक्चर में राइबोस, एक के स्ट्रक्चर में डीऑक्सीराइबोस, एक के स्ट्रक्चर में 4 अमीनो एसिड कौन से, सॉरी नाइट्रोजनस बेसिस कौन से, और दूसरे के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेसिस कौन से, मैंने बता दिया। अब ये तो याद करना ही करना है हमको प्रॉपरली। इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखें, डीएनए वैटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से फेमस है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। अभी इसके स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं, दैट इज आवर लास्ट पार्ट, गोइंग टुवर्ड्स लास्ट पार्ट, इनके बायोलॉजिकल रोल। ये हमेशा डबल स्ट्रैंडेड मिलेगा, आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड मिलेगा। ये कहां मिलता है? अब मैंने सारे डिफरेंस स्ट्रक्चरल के साथ साथ सब घुसाने शुरू कर दिए। ये कहां मिलता है? न्यूक्लियस में, जिसकी वजह से इनका नाम हम न्यूक्लिक एसिड दे बैठे थे। लेकिन आरएनए कहां मिलता है? न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म में। अब इसके बाद तो असली चीज है डीएनए के अंदर ध्यान देने वाली, आरएनए के अंदर, जहां पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको खराब करेगा, यह एक बहुत बड़ा 2 या 3 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें खराब कर सकता है। जो एक स्ट्रैंड में, अब मैं अगले उसमें स्ट्रैंड्स क्रिएट करूंगी आपके लिए, मान लीजिए ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। हमें पता है ये चेन किस किस की बनी हुई है? शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, एक का 3, एक का 5, एक का 3, एक का 5, एक का 3, एक का 5। ऊपर अगर 5 प्राइम है तो नीचे क्या होगा बच्चों? 3 प्राइम। ये फ्री है। एक चीज अनअफेक्टेड लटकी हुई थी अभी तक, बेस। कौन सा? नाइट्रोजनस बेस। और डीएनए की अगर मैं बात करूं तो गर्विता, कौन कौन से मेरे पास डीएनए में 4 बेसिस हैं? कोई किसी एक का चारों में से नाम दे पाओगे? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। तुम्हारी नींद भगाने के लिए किया है ये। सोचो मेरे पे क्या बीत रही है, आज तो मेरे को पानी पीने का भी टाइम नहीं मिल रहा, मैं नॉन स्टॉप बोल रही हूँ। रिविजन्स विल बी लाइक दिस। अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की रिवीजन कराऊंगी इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको नोट करने तब तो दिया जाएगा, तब तो सिर्फ समरी नोट करने दी जाएगी। तो जिसको भी नींद आती हो वो प्लीज रिविजन्स ना लगाए, 12th बोर्ड में अच्छे नंबर लो, राजी खुशी रहो, ठीक है। सच कह रही हूँ, एनसीईआरटी पे भी बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिल जाता है एनसीईआरटी पे, हम उस पर भी खुश हो सकते हैं, लेकिन यू हैव नो राइट टू स्लीप व्हेन आई एम स्टडिंग फास्ट, ठीक है। सो 4 तरह के मेरे पास बेसिस हैं डीएनए में, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। तो यहां पर जो बेसिस लगे होंगे यही तो लगे होंगे, हो सकता है 2 एडेनिन एक साथ आ जाएं, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, फिर से सी आ जाए, फिर से जी आ जाए, फिर से टी आ जाए, ए आ जाए, एनी नंबर ऑफ। इस तरह से आपको नाइट्रोजनस बेसिस, बैकबोन तो अनटच्ड है उसका, तो वो तो बैकबोन में गई। एक ही चीज है जो अब बची है, और वो क्या बची है? बेसिस, 4 बेसिस।
इन 4 अकेले बेसेस ने आपके डीएनए को संभाल रखा है, सारी इंफॉर्मेशन को संभाल रखा है। तो ये 4 बेसेस हैं। डीएनए का एक स्ट्रैंड उसके दूसरे स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बोर्ड का 3 नंबर का क्वेश्चन है, जस्टिफाई। डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इफ वन साइड ऑफ कॉइन इज टेल, अंडरस्टूड अदर साइड इज हेड्स। आपको पलट के देखना नहीं चाहिए इफ इट इज अ लीगल कॉइन। सेम गोज हेयर, अगर आपके पास एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन है तो ऑटोमेटिकली दूसरे स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन है। दैट इज द रीजन मदर डीएनए सिंगल स्ट्रैंड, फादर डीएनए सिंगल स्ट्रैंड गोज टू द ऑफस्प्रिंग, क्योंकि एक स्ट्रैंड में सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होती है। तो दोनों के एक एक स्ट्रैंड जब जाते हैं, उसमें आप जब फर्टिलाइजेशन देखते हैं, हेप्लॉइड डिप्लॉइड जो भी आप लोग देखते हैं, तो एक एक स्ट्रैंड इज कैरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, क्योंकि दूसरा तो अंडरस्टूड है क्या होगा स्ट्रैंड। तो जो भी स्ट्रैंड ने डोमिनेट करना है किसी कैरेक्टर में, मदर डीएनए या फादर डीएनए, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन के तैयार हो जाएगा। सो इस तरह से इसका सिंगल स्ट्रैंड क्यों कॉम्प्लीमेंट्री कह रही हूं मैं इसको, उसको समझते हैं। अगली स्लाइड पे और प्रॉपर लिखा मिलेगा आपको, जो बेस पे रूल मैं बताने वाली हूं, बट यहां से शुरू कर रही हूं उस बात को, क्योंकि मेरे को सेकेंड डिफरेंस बताना है। एडेनिन हमेशा एक ही बेस के साथ पेयर कर सकता है, वो है थाइमीन। तो सामने जो एंजाइम्स बाद में वो स्ट्रैंड क्रिएट करते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, तो वो जो बनाना शुरू करते हैं, तो इसके सामने आ ही सिर्फ एक बेस सकता है, दैट इज थाइमीन। ए जहां जहां है उसके सामने तुम्हें टी लिखना है, हो गया ना कॉम्प्लीमेंट्री। वाया व्हाट, 2 bonds, but this is not double bond, this is 2 hydrogen bond। आज प्रोटीन्स में भी आपने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड इज डूइंग द रोल, तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और थाइमीन। अब ये स्ट्रैंड और आगे बढ़ा तो एडेनिन के सामने फिर से क्या आएगा, थाइमीन। गुआनिन के सामने क्या आएगा, साइटोसिन। तो यहां पर ये जो स्ट्रैंड इसके सामने बनता जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस उसके सामने आता जाएगा। तो ऊपर वाले ने क्या तगड़ी इंजीनियरिंग बना के दी है, हम तो अभी तक उसके आसपास भी ना पहुंच पाए कि अगले की इंजीनियरिंग देखो। डीएनए के एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड अपने आप फिक्स्ड है कि क्या बनेगा। तो ये जो बेस पेयर रूल चलता है डीएनए में, एडेनिन कंबाइंस विद थाइमीन, गुआनिन कंबाइंस विद साइटोसिन। आरएनए में थाइमीन की जगह किसने लेनी है, बस यूरेसिल ने। वहां पर बेस पेयर रूल ये चलता है। अच्छा, ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस हम कर आए, ये तो मैं डिफरेंस चला रही थी, इसलिए मेरे को मजबूरी में थोड़ा सा बेस पेयर रूल लाना पड़ा। कुछ कह रहे हैं आप लोगों के जवाब वैसे मैं दे नहीं सकती, मैं नर्वस होंगी अगर बायो वाले मेरे से कुछ पूछेंगे। स्टिल अभी आ रहे हैं बालक, अभी आ रहे हैं। उसमें तो डबल स्टैंडर्ड वाला लॉजिक ही नहीं लगेगा, वो सिर्फ डीएनए के लिए। अभी हम वहां पहुंचे नहीं, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एब्सोल्युटली राइट। आ रहे हैं उस पर, मान्य आ रहे हैं, ठीक है। सो जब मैंने बेस पेयर रूल को पकड़ा तो मेरे पास एक रूल आता है, चारगाफ्स रूल, राइट। ये रूल क्या कहते हैं, डीएनए के बारे, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसके ऊपर बहुत ज्यादा जाएगी। एक डीएनए के सैंपल में अमाउंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ जी रेशो, एडेनिन गुआनिन का ध्यान देना, एडेनिन गुआनिन कंबाइन नहीं करते। कौन कौन कंबाइन करता है बेस पेयर रूल से, नॉन बायो पीपल, एडेनिन एंड थाइमिन। बोलोगे तो याद होगा, ये ऐसे नहीं याद होगा। एडेनिन और थाइमिन आपस में कंबाइन करते हैं। मुझे पता है जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमिन होंगे, और जितने गुआनिन होंगे उतने साइटोसिन होंगे। तो ये आपको ये पता है। किसी भी एक सैंपल ऑफ डीएनए में अमाउंट ऑफ एडेनिन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ गुआनिन, उनका रेशो इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ साइटोसिन। जब हमें पता है ए और टी सेम होने हैं तो रेशो तो सेम आना ही है। ये एक तरह से एक रूल देखा गया। माय पॉइंट इज, कैन आई से नाउ टोटल प्यूरिन्स इज इक्वल्स टू टोटल पिरामिडिन्स? चेक। प्यूरिन्स क्या थे, एडेनिन और गुआनिन। उसके एडेनिन के सामने किसने आना है, थाइमीन ने। तो अब जितना एडेनिन होगा उतना ही तो थाइमिन होगा, जितना गुआनिन होगा उतना ही तो साइटोसिन होगा। ऐसी कौन सी मैंने नई बात लिख दी, लेकिन पूछने के तरीके से हम तो घूम गए। क्यों? क्योंकि मेरे को एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन नाम याद नहीं है, तो मैं गई। ये कोई रूल नहीं ला रही, कोई ऐसा फिलॉसफी नहीं ला रही, यहाँ पे कुछ नया आ गया। ये बेस पे रूल के हिसाब से ये भी अंडरस्टूड है। छोटी छोटी स्टेटमेंट्स देखी गई हैं, जेई नीट में पूछी गई, जेई में खासकर, नीट वालों को तो पता ही है। ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स आपको सोचनी ना पड़े। भाई पता है जितना एडेनिन है उतना थाइमिन है रिस्पेक्टिवली दूसरे के लिए। सो यस, ये भी सम सही रहेगा। बट
एडेनिन और थायमिन भूलना नहीं है आपने, यहां पर मैंने क्या लिखा है, एडेनिन और थायमिन का टोटल सम, गुआनिन और साइटोसिन का टोटल सम, उसका रेशो ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। दिस विल नेवर बी इक्वल टू 1, ये किसी डीएनए सैंपल में नहीं देखा जाता। और ये सबको अब याद हो गया कि किसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, किसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर मैं आपको 2 डीएनए के सैंपल दूं, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2 अलग अलग डीएनए के सैंपल दूं, एक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, एक का मेल्टिंग पॉइंट कम है, व्हाट इन्फ्रेंस कैन यू ड्रॉ, क्या नतीजा निकालोगे? बायो वाले बोले तो पिटेंगे मेरे से। एक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, एक का मेल्टिंग पॉइंट कम है। यस, क्योंकि उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में, मेल्ट करने में टेम्परेचर ज्यादा लगा, तो उसमें पक्का सी और जी का नंबर ज्यादा प्रेजेंट रहा होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए जेई में। अब जब तक आपको बेस पेयर रूल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पता, आपको नहीं पता कि इसको कैसे अटेम्प्ट करें। और खाली वो इंफॉर्मेशन जो मैंने दे दी आपको, उसको ऑन स्पॉट अप्लाई करके आप सही कर पाओगे कि नहीं, वो भी कोई गारंटी नहीं है। दैट्स वाई प्लीज अटेम्प्ट माई टेस्ट सीरियसली, डू डीपीपीज वेरी सीरियसली, क्योंकि आपको ये नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन किस तरह से पूछ ले, जैसे मेल्टिंग पॉइंट से एक बार पूछ ली तो आता है, आपको थोड़ा टाइम लग जाता है और कई बार क्लिक नहीं करती बात। जब इतने सारे सिलेबस को लेके चल रहे होते तो ऐसी चीज क्लिक ही नहीं करती। बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड से सोचना था वाकई में, ये तो शुरू से पढ़ा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसाइड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, और कुछ डिसाइड ही नहीं करता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इक्का दुक्का जगह छोड़ दूं तो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आएंगे। अब बेस पेयर रूल देखना जरा यहाँ पे। अगर आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, जस्टिफाई, इसके बिना नहीं कर सकते। चेक क्या किया है मैंने। ए के सामने क्या लगाया है, टी। ठीक है, टी के सामने ए ऑफ कोर्स, और जी सी आपस में बदलते रहेंगे। ये बेस पेयर रूल है। और ये पूरे एक उसका मैंने आपको लेंथ भी दे दी, 3.4 नैनोमीटर। इफ योर एनसीईआरटी गिव्स यू दिस, प्लीज रिमेंबर, अदरवाइज नो नीड। तो ये आपके पास डीएनए का वैटसन एंड क्रिक मॉडल है। और ध्यान दीजिए, 3 प्राइम के आगे 5 प्राइम। ये आपको बोर्ड में जब आप अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को मेंशन करना पड़ेगा, दोनों 5 प्राइम नहीं हो सकते, ये भी एक चीज है। डबल स्ट्रैंडेड मतलब यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक 3 स्ट्रैंड के आगे दूसरा 3 स्ट्रैंड नॉट पॉसिबल। हम आपको 4 डीएनए सैंपल्स का डायग्राम दे दे और पूछ लें विच इज करेक्ट और विच ऑफ देम आर नॉट पॉसिबल, तो एक ये भी बारीकी देखनी पड़ेगी, दोनों ऊपर 3 स्ट्रैंड हो या दोनों 5 स्ट्रैंड हो, तो पकड़ लो वो पॉसिबल नहीं है। या एटीजीसी में कुछ गड़बड़ है वो पकड़ लो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स में डबल ट्रिपल या क्वाड्रपल कर दिया, सिंगल कर दिया, वो पकड़ो, वो सब आपका जिम्मा। एक बार पता हो तो फिर आपके सामने कुछ भी चीज कैसे भी आपको डराने के लिए दी जा सकती है, बट आता इजी है, ये बता दूं, याद है तो आता है बस, यहां सिंपल ये है, कुछ निकालना नहीं है। क्लियर है सबको? अब डीएनए पे तो हो गई बात, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आरएनए। आरएनए है मेरा सिंगल स्ट्रैंड, आरएनए क्या है, नॉट डबल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड है, इस पे कोई वो वाली बात नहीं लागू होगी कि कॉम्प्लीमेंट्री है दूसरा स्ट्रैंड, नहीं, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है दोनों हेरिडिटरी मटेरियल, बट सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए। मैंने यहां पर, ये भी एक जेई का आया हुआ क्वेश्चन उठाया है मैंने काफी साल पहले, डीएनए का एक स्ट्रैंड दिया। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको रोल जो आपके एनसीईआरटी में आखिरी पेज पे दिया, वो रोल समझना जरूरी है ताकि आप ये काम कर सकें। डीएनए और आरएनए का बायोलॉजिकल रोल क्या है, 2 मिनट वो सुनिएगा, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। डीएनए का काम है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन मैसेज को कैरी करना, हेरिडिटरी मटेरियल जिस वजह से इसको कहा जाता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन किसी एक कैरेक्टर को, सारे कैरेक्टर को कैरी करना, नॉट ओनली 1 टू अदर जनरेशन। आपकी स्किन पे चोट लगती है, राइट, छिलता है, कटता है, दोबारा स्किन आती है, सेम आती है, कोई कलर आपका नहीं बदलता उसमें स्किन का, कोई पैच अलग से नहीं बनता। इट मींस व्हाट, जो पहले के सेल का स्किन का कलर था सेम कलर आया उसमें। ये भी तो एक इंफॉर्मेशन ही है, एक सेल से दूसरे सेल जो गई आपकी बॉडी के डीएनए में है। आपको चोट लगती है, हल्की सी खरोच लगती है, उसके बाद आपकी स्किन वहां नॉर्मल हो जाती है, कलर आपको कुछ नहीं पता लगता। तो ये भी तो वो डीएनए ही है जो आपकी हर सेल के न्यूक्लियस में, कि बनने वाले सेल में मिलानिन कितना होगा वो डिसाइडेड है, और कैसा होगा वो डिसाइडेड है। तो एक तरह से सारी इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम किसका है, डीएनए का। डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर।
उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करके उस तरह का काम करना, उसका बायोलॉजिकल रोल परफॉर्म करना, वो प्रोटीन बनाना काम किसका है? आरएनए का। डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर बैठा है मैसेज लेके, आरएनए जाता है डीएनए के पास, उस मैसेज को डिकोड करता है। तो वो डिकोड करता है तो अपने सिंगल स्ट्रैंड में डिकोड करके बाहर आता है और सबको बताता है देखो मैं ये इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। वो डिकोड करने वाला स्ट्रैंड आपसे जेई में पूछा हुआ है, इफ दिस इज डीएनए पिक करेक्ट आरएनए। तो 4 ऑप्शन है, करेक्ट आरएनए। अब आपको पता है ए के साथ किसने कंबाइन होना होता है? टी। ओके, अब सबसे बड़ी समस्या मेरे पास, ए के साथ टी ने कंबाइन होना होता है। आप सबको पता है, मुझे आई नो दैट ए के साथ किसने कंबाइन होना है? टी ने। लेकिन मैं आपको पहले ही थोड़ी किसी एक स्लाइड पे बता चुकी हूं, टी की जगह आरएनए में कौन ले लेता है? यू। तो मेरे को सारा कुछ इस पूरे न्यूक्लिक एसिड का सबसे अच्छा क्वेश्चन तो मेरे को यही लगता है कि तुम्हारा डबल सिंगल स्ट्रैंड भी सेटल हो जाएगा यहाँ पे, वो ए यू टी सी जी से वाला कॉम्बिनेशन भी, बेस पेयर रूल भी तुम्हारा सेटल हो जाएगा। यानी ए के अगेंस्ट यहाँ क्या आएगा? टी नहीं। ए के अगेंस्ट डीएनए में क्या आना चाहिए था? टी। बट क्योंकि ये आरएनए है, ये मारेगा एक यू टर्न और यहाँ क्या आएगा? यू। अब इधर मैंने दिया टी, तो इधर क्या लाऊं? ए होता है दोनों में, तो टी के आगे यू नहीं ले आना भाई, यू ही है बस। ए आए टी आए, तो बस इतने में ही बेवकूफी हम करा लेंगे आपसे, अगर आपको नहीं आता होगा ढंग से तो यहाँ टी के आगे क्या? ए। फिर टी के आगे क्या? ए। जी के आगे तो सी ही होगा, आप तुम कर लोगे। सो यू। तो पॉइंट इज, डीएनए से जो डिकोड करके मैसेज आरएनए लेके आया है, वो रिबन आपको बनाना आना चाहिए। डिकोड यही हुआ। और ये सारे ए जी सी यू जो हैं, they takes care of all genetic information. What should be color of your hair, what should be color of your eyes, what should be your height, what should be each and every internal organ composition, हर तरह की चीज, genetic diseases also, हरकतें भी, राइट? पापा मम्मी जरूर कहते होंगे ये आदत तो इसने मेरी ले ली, तो वो हरकतें भी इसी के अंदर कॉपी होके आती हैं, आई थिंक। चलिए, तो डीएनए आरएनए के, अब मेरी क्लास से मैं पूछूं, हो जाओ शुरू जी। डिफरेंस, पहला डिफरेंस अनुबल, फर्स्ट डिफरेंस, एनी डिफरेंस जो आज पढ़ाया डीएनए और आरएनए का। एक में राइबोस शुगर, एक में राइबोस शुगर, एक में डीऑक्सी राइबोस शुगर। प्रज्वल, दूसरा कोई भी डिफरेंस? कोई भी? शुरू शुरू वालों को फायदा है, बाद वाले फंसेंगे। यस, डीएनए इज डबल स्ट्रैंड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड। गुरतेज? हाँ, क्या? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, राइट? राइट। गर्विता, चौथा डिफरेंस। निहारिका, दोनों में से कोई भी चौथा डिफरेंस? आप फंस गए, ये 3 लोगों ने इजी पिक कर लिए। सिमरन, हेल्प अस, चौथा डिफरेंस। डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस, आरएनए इज आल्सो इन साइटोप्लाज्म। बाकी कोई क्रोमोसोम वाला डिफरेंस यहाँ नहीं आता, ठीक है? पता नहीं तुम वैसे क्या ला रहे हो, बट डिफरेंस पूछ रही हूँ मैं। हाँ जी निहारिका, आप लोग रह गए। वो आ गया वहां से, उसमें कौन से 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, इसमें कौन से? नहीं, शुगर का भी तो होता है, किसी ने शुगर बता दिया? अच्छा, शुगर ही बताया था, सॉरी। और कुछ? हम्म। ना, हम हैंडल नहीं कर सकते। हाँ जी, वो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज की इंफॉर्मेशन जो पहली आई ना, उसमें अंडरस्टूड है, आ गया। शायद सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड भी आ गया। और चलो थोड़ी सी बायो डालो, थोड़ी सी। यस, ये अपनी एनसीईआरटी में भी, और थोड़ी देर पहले मैंने बोला, दिस इज हेरिडिटरी मटेरियल, इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, जबकि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और कोई डिफरेंस? बायो वाले कोई और डिफरेंस दें जो हमारा एनसीईआरटी का अगला टॉपिक भी है, जो हम हैंडल कर सकें। कोई और इंफॉर्मेशन इन दोनों में? सुपरफिशियल? यस, आरएनए इज ऑफ 3 टाइप्स, डीएनए का कोई टाइप नहीं है। तो दिस इज आवर लास्ट फॉर न्यूक्लिक एसिड। आरएनए 3 तरह का होता है, आरएनए 3 तरह का, और तीनों के रोल, ये हमारा आखिरी
पेज है न्यूक्लिक एसिड में, 3 आरएनए दिख रहे हैं, नाम बता रहा है मैसेंजर आरएनए क्या करता है, राइट, मैसेज कैरी करता है, डीएनए से डिकोड करके साइटोप्लाज्म तक मैसेज लेके जाता है। पर क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, आई हेट टू टीच बट आई हैव टू, मुझे थोड़ी सी बायो पढ़ानी पड़ेगी आपको। ये है न्यूक्लियस, राइट, सेल का, बातें नहीं, ये आपके लिए है सेल का न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या है बच्चों? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसने बाकी सभी सेल, नए बनने वाले सेल की सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर की हुई है। इस डीएनए के एक, अगर आप टिपिकल बायो में जाएं तो ये पहले ओपन होता है, राइट, इसके स्ट्रैंड की एक एक इंफॉर्मेशन इसके नाइट्रोजनस बेसिस में है, उन बेसिस को डिकोड करने का काम न्यूक्लियस के अंदर, यहां आपको ये भी चाहिए मैसेंजर आरएनए कहां मिलता है? न्यूक्लियस के अंदर। मैसेंजर आरएनए यहां इसके एक एक इंफॉर्मेशन को डिकोड करता है, डिकोड करके न्यूक्लियस से बाहर आता है, ढिंडोरा पीट देता है इधर कि मैं क्या इंफॉर्मेशन लेके आया हूं हर चीज के बारे में। यहां मैसेंजर आरएनए के पास ये इंफॉर्मेशन डिकोड करके, जो आपने अभी एक स्लाइड पे मेरे साथ डिकोड करी, जहां यू का यूज किया, इसके बाद ये ढूंढता है, ये स्ट्रैंड ढिंडोरा कहां पीटता है जाके, एक और आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए। ये भी एक आरएनए और उसकी शेप कुछ कुछ ऐसी होती है, कुछ आई एम नॉट श्योर बट कुछ जितना मुझे याद है। पहले ये सारा का सारा इस चैप्टर का इवैल्यूएटिव हिस्सा था, ये सब डायग्राम, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पूरा डिटेल हुआ करता था, अब नहीं है। लेकिन अब उसकी 2 लाइनें छोड़ दी हैं, ये टाइप्स और इनके रोल, तो मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो ये मैसेंजर आरएनए का रोल क्या हुआ? इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू साइटोप्लाज्म रेदर टू राइबोसोमल आरएनए। ये जो आपका आरएनए है, दिस इज आरएनए। अब आखिरी काम बच गया किसका? टीआरएनए। जैसे ही साइटोप्लाज्म में शोर मचता है कि मैसेज आ गया हमारे पास, साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड सब तरह के घूम रहे हैं। इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड है, ये क्या मैसेज लेके आया? भाई स्किन सेल दोबारा बनने, चोट लगी हुई है, रिपेयर करो। अपने आप होती है रिपेयर, स्किन सेल दोबारा बनने हैं। स्किन सेल में दोबारा बनने में जो जो भी अमीनो एसिड चाहिए लाओ, स्ट्रक्चरल मटेरियल। चोट लगने पे सबसे ज्यादा आपको कहा जाता है प्रोटीन खाइए। सर्जरी के बाद सबसे पहले कहा जाता है प्रोटीन कंटेंट बढ़ाओ, क्योंकि उसमें सिर्फ स्किन लेयर नहीं, अंदर तक की फैट लेयर भी कटी हुई होती है। तो प्रोटीन बढ़ाइए, क्योंकि आपके प्रोटीन बनेंगे तब सारी लेयर सील होंगी, बंद होंगी और घाव भरेगा। तो अब ये काम शुरू जी, हमें तो बनाना है, रिपेयर करना है, प्रोटीन खूब खाना है, उससे अमीनो एसिड अंदर जाएंगे। अब ये अमीनो एसिड जो 25-26 घूम रहे हैं यहाँ पे, ये टीआरएनए राइबोसोमल आरएनए में, इसको आप मोती समझ लीजिए, इसको धागा समझ लीजिए। इसके अंदर ये धागा गया, राइट, यहां जैसे ही धागा गया, 3 नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे एटीसी था सपोज, राइट, एयूसी, 3 आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं। उन 3 नाइट्रोजनस बेसिस को जैसे ही राइबोसोमल आरएनए पढ़ेगा कि ये तुम मैसेज जो लेके आए हो पहले क्या है, 3 नाइट्रोजनस बेसिस, उसने रीड किया। रीड करते ही यहां से खबर गई पूरे साइटोप्लाज्म में कि इन 3 से मिलता हुआ एक अमीनो एसिड ढूंढ के लाओ। यानी कि यहां से वो जो कोड डिकोड हुआ, वो ये बताने के लिए हुआ शुरुआत में पहला अमीनो एसिड कौन सा होगा। यानी कि आपका जो आरएनए का स्ट्रैंड है ना, उसके 3 नाइट्रोजनस बेसिस रेफर टू वो प्रोटीन जो अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ के आए, उसका एक अमीनो एसिड। तो इसमें यहां पे शोर मचता है, वो अमीनो एसिड कहीं पर भी है। टीआरएनए आई थिंक जे अल्फाबेट जैसा होता है, हाँ, उल्टा जे, राइट। तो ये मेरे पास टीआरएनए, इसके सिर पे अमीनो एसिड होता है यहां पे बैठा हुआ, और इधर इसके वो डी कोड होता है, फिर से इसका कोड और इसका कोड मैच करेगा और अमीनो एसिड यहां छोड़ के चला जाएगा टीआरएनए अपने सिर पे जो रखा हुआ है। तो यहां पर ये मेरे पास एक अमीनो एसिड इसने छोड़ दिया, फिर ये धागा आगे गया मोती में से, अगले 3 नाइट्रोजनस बेसिस फिर पढ़े, उन 3 नाइट्रोजनस बेसिस के लिए एक और टीआरएनए यहाँ घूम रहा होगा, अपने 26 अमीनो एसिड है या 20, तो 26 और 20 टीआरएनए होंगे, वो अपने ऊपर यहाँ पर फिर एक अमीनो एसिड रखे हुए। इस अगले 3 नाइट्रोजनस बेसिस का डिकोड यहां होगा। जब तक वो मैच नहीं करता तब तक वो अपना अमीनो एसिड छोड़ता नहीं है। उसने एक और अमीनो एसिड छोड़ दिया, 2 अमीनो एसिड कंबाइन टू फॉर्म व्हाट? डाइपेप्टाइड, फिर तीसरा ट्राइपेप्टाइड,
टेट्रापेप्टाइड। इस तरह से 51 अमीनो एसिड अगर उसी सीक्वेंस में लगेंगे तभी आपकी बॉडी में इंसुलिन बनेगा, नहीं तो बाय बर्थ इंसुलिन होगा ही नहीं। एक भी अमीनो एसिड की गलती हुई तो ये पता लगाया गया अमीनो एसिड की गलती कहां हुई, वेयर वी लैग्ड, कि हमारे पास इतने बच्चे बाय बर्थ डायबिटिक हैं, या हार्ट में होल बहुत सुना होगा आपने, बहुत सुनने वाली प्रॉब्लम है, कहां पर प्रॉब्लम हुई, ये अमीनो एसिड जो लग रहे थे इस वक्त की सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ हुई। ये गड़बड़ कहां से हो सकती है इस पूरी प्रोसेस से? तो पहले ये पढ़ना जरूरी है, उसके बाद इसका इलाज निकालना जरूरी है। सो मेरे पास 3 आरएनए का रोल आ गया। एमआरएनए का रोल क्या है? मैसेज को डीएनए से, अब साइटोप्लाज्म नहीं बोलोगे, अब आरआरएनए बोलोगे, वहां तक ले जाना। आरआरएनए का रोल क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। और टीआरएनए का रोल क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू आरआरएनए। यहां मेरी बायोलॉजी खत्म, राइट? तो न्यूक्लिक एसिड आपका हुआ खत्म। अगली